फिजिक्स का बहुत ज़्यादा ही विस्तार है, ये बहुत ज़्यादा एस्पिरेटेड है और अगर हम सभी चीज़ों को अलग अलग पढ़ते रहें तो इसमें हमें ही तकलीफ़ होगी। इसी उद्देश्य से कुछ सिमिलर चीज़ें जिसको हम लोग एक साथ एक जगह रख करके कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको एक जगह लाया जा सके। इसलिए आज समथिंग डिफरेंट में टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को पैसिव कंपोनेंट कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने सबको सीरीज में दिखाया है, यहाँ रजिस्टर सीरीज में है, इंडक्टर सीरीज में है, कैपेसिटर सीरीज में है और आप पहले ही ये एक्सप्रेशंस निकाल चुके हैं। सीरीज में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें RS, तो ये R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अगर इंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होगा और कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। ओके, जब हम पैरेलल में बात करते हैं तो रजिस्टर के लिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अभी दो ही कंपोनेंट लेकर के चल रहे हैं और यहाँ 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 लिख सकते हैं, लेकिन हम CP इज इक्वल टू आप C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। ओके, तो थोड़ी सी चर्चा इस बात पे भी हो कि वर्क क्या है रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का। जैसा कि आप जानते हैं रजिस्टर के बारे में, ये अपोज करता है करंट को। इंडक्टर की बात करें तो ये भी अपोज करता है किसको, चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है और कैपेसिटर बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है। अगर आप रिलेशन देखें तो रजिस्टर एंड इंडक्टर का एक जैसा दिखता है, जबकि आप कैपेसिटर का देखेंगे जस्ट रिवर्स अपोजिट रिलेशन है। इसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप रजिस्टर के वर्क को देखेंगे तो रजिस्टर करता क्या है, तो रजिस्टर बेसिकली यहाँ अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज को, जबकि कैपेसिटर उसी चार्ज को स्टोर कर रहा है। इसीलिए इसको इसके साथ तुलना कर सकते हैं जैसे कि आप अपने पैसे ले जा कर के दुकान में खर्च करते हैं या बैंकों में डिपॉजिट करते हैं। अगर आप दुकानदार से अपने खर्च किए हुए पैसे वापस मांगेंगे, आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक से जमा किए हुए पैसे अगर वापस मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो भी पोटेंशियल आपने खर्च कर दिए उसकी वापसी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज आपने स्टोर करके रखा है वापस एक सर्किट में चाहे तो उसको डिस्चार्ज करा सकते हैं, कंपोनेंट किसी को रन करा सकते हैं। इसीलिए दोनों का नेचर ही आप देख लो अपोजिट है। ओके, इसीलिए रिलेशन भी उसके अपोजिट आए हैं। फिजिक्स बड़ा जस्टिफाइड और वेल डिफाइंड सब्जेक्ट है जो चीज़ों को उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली अरेंज कर देता है। इसके इक्वेशन डेराइव करने के समय आपको ये टेंशन नहीं लेना है, वो अपना खुद ही इस तरह का एक्सप्रेशन दे देगा जिससे आपको आभास हो जाएगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है वहाँ। हाँ, यहाँ एक और डिस्क्लेमर होगा कि ये जो इंडक्टर के रिलेशंस लिखे हैं ये एग्जैक्टली सही नहीं हैं। क्यों, एक बात और कह लें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो दो इंडक्टर जो पास में रख रहे हैं, अगर वो पास होता तो उसके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन भी होता और इसके वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी कल्पना आपको करनी होती। लेकिन अब यहाँ पर हमने ऐसा एज्यूम किया है कि दोनों कॉइल काफ़ी दूर हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ओके, दूसरी बात, अगर आप इंडक्टर या कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही रजिस्टर भी होता है। ओके, इंडक्टर का जो भी कॉइल आप यूज करेंगे उस कॉइल के वायर का रजिस्टेंस तो कुछ होगा।
यानी एक साथ एल और आर सर्किट चलता है, बट हमने यहाँ पर अपने को रिस्ट्रिक्ट करके प्योरली इंडक्टिव पार्ट को ही डील किया है, उसके रेजिस्टिव पार्ट को डील नहीं किया है। यहाँ पे प्योरली कैपेसिटिव पार्ट को ही डील किया है, उसके रेजिस्टिव पार्ट को डील नहीं किया है, सेपरेट करके रखा है। अब जब कम्बिनेशन की बात हो ही रही है तो एक कम्बिनेशन फिर हम लोग छोड़ क्यों दें, ये छोड़ना हमारे लिए सही नहीं होगा। सेल का कम्बिनेशन, आप जानते हो कि सेल भी कंबाइन होते हैं, तो आप नॉन आइडेंटिकल सेल के कम्बिनेशन की बात कर लो पहले, एक E1 R1 E2 R2। ओके, इस कम्बिनेशन में, ये कम्बिनेशन सीरीज में है, और सीरीज कब कहते हैं भी मालूम है, एक ही पाथ के अलोंग डिफरेंट पॉइंट के बीच में अगर कनेक्ट करें तो यहाँ पर आप R इक्विवेलेंट अगर लिखोगे तो सीरीज का ही आपको मिलेगा R1 प्लस R2। उसी तरह से अगर सेल को आप पैरेलल में कंबाइन कर दो, ये भी एक डिस्कशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंपोनेंट की बात किए थे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में सेल भी एक अपना स्थान रखता है, और इसलिए हमें इसको भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर भी रेजिस्टेंसेस R1 और R2 चूँकि आप देख रहे हो कि पैरेलल में है, तो आप 1 बाय है ना R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ही लिखोगे। लेकिन EMF के रिलेशंस थोड़े से अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ E1 प्लस E2 डिपेंडिंग ऑन पोलरिटी, है ना। अगर पोलरिटी इसका अपोजिट है तो हो सकता है कि E इक्विवेलेंट है ना E1 माइनस E2 भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो यही सही है क्योंकि इसी के जैसा पोलरिटी को मेंटेन किया हमने। हाँ, यहाँ पर जब लिखना होगा तब आप E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 लिखोगे। ओके, सो सेल के भी कम्बिनेशन होते हैं। अब सेल के साथ कंपेयर किया जाए तो बेसिकली सभी पोटेंशियल ड्रॉप करा रहे हैं, ये पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, इसका अपना EMF होता है। हाँ, इसका EMF उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के एवज होता है, एट द कॉस्ट ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पर ये सोर्स के जैसा काम कर सकता है। ओके, बाद बाकी सारे कंपोनेंट की बात, हाँ, इसको पैसिव कंपोनेंट में हम नहीं रखते। चलिए, तो सेल के कम्बिनेशन को भी इंक्लूड कर लिया। सेल भी आपका सीरीज पैरेलल में कंबाइन हो सकता है और इस तरह के रिलेशन आ सकते हैं। ओके, हाँ, सेल में पोलरिटी का ध्यान देना है, जबकि आपको इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर में किसी भी पोलरिटी की ध्यान नहीं देनी है, उसकी पोलरिटी नहीं होती। ओके, सो अब तो हम आ गए यहाँ तक। अब यहाँ तक आने के बाद एक दो और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे सीरीज में अगर आपने इसको किया तो कनेक्ट करने के बाद से अगर सेल से कनेक्ट करते, सेल से कनेक्ट करने के बाद से करंट सप्लाई होता, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 3 वोल्ट का सेल होता और ये 2 ओम और ये 1 ओम होता, तो आप करंट निकाल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3, ओके, और टोटल सप्लाई हो गया 3, तो ये 1 एम्पियर के आसपास करंट, 1 एम्पियर करंट होगा। अभी अगर 1 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो करे तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 2 वोल्ट होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 1 वोल्ट होगा। लेकिन अब ये वोल्ट अगर समझना है कि किस तरह से ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट का जो सप्लाई है, तो अगर हम 2 एंड की बात कर रहे हैं तो इधर पॉजिटिव 3 है और इसको 0 मान लीजिए, तब इस पॉइंट पे चूँकि वायर्स कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको 3 वोल्ट मिलेगा। इस पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो 0 वोल्ट मिलेगा। अब चूँकि 3 वोल्ट में से 2 वोल्ट कंज्यूम हो गया है तो यहाँ पर 1 वोल्ट मिलेगा। अब देखिए 3 से 1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट और 1 से लेकर 0 का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 से लेकर के 0 का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ पर कंजम्पशन होता है। ओके, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो अपने एक्रॉस करा रहा है उसके कंसेक्वेंस में देगा क्या, तो जनरली जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट होता है।
अभी हीट की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब हम यहाँ पर बात करें आई स्क्वायर तो ठीक है, आर यहाँ पर आर एस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ R1 प्लस R2 इंटू टी आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं एक आई स्क्वायर R1 टी प्लस आई स्क्वायर R2 इंटू टी, मतलब H1 प्लस H2। ओके, टोटल हिट जो है इंडिविजुअल में जितना जितना कंज्यूम हुआ बोल सकते हैं या डिसिपेट हुआ, वो हिट का सम है। अगर आप पैरेलल की बात करें, है ना, तो यहाँ भी एक रिलेशन बहुत अच्छा आपको मिलेगा। देखिए, सिमिलरिटी अगर हम एक्सटेंड कर सकते तो काफ़ी अच्छा हमारे लिए है। जैसे यहाँ पर हम हिट के फॉर्मूले को लिखेंगे, चूँकि दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हम यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी लिखते। इनफैक्ट पैरेलल है तो वी स्क्वायर बाय आर पी लिखते। तो यहाँ पर वी स्क्वायर यहाँ 1/r1 प्लस 1/r2 इंटू टी होता, और यह रिलेशन अगर आप देखते तो आपके पास क्या आ जाता, वी स्क्वायर बाय R1 इंटू टी प्लस वी स्क्वायर बाय R2 इंटू टी, मीन्स यहाँ भी H1 प्लस H2 टोटल हीट के बराबर हुआ। यानी सीरीज हो या पैरेलल, जो हीट डिसिपेट हो रहा है ना, वो दोनों के अक्रॉस हो रहा है और उसका सम ही हो रहा है। भाई कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सीरीज में कुछ और होगा, पैरेलल में कुछ और होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट जो बनता है वो पैरेलल में बनता है, उसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। लेकिन हिट की बात कर रहे हैं, पैरेलल में भी जोड़ेंगे तो टोटल हिट जो कंज्यूम हो रहा है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो हिट कंज्यूम करेगा उसके सम के बराबर ही होगा। अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर की भी बात कर लेते हैं, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है ना, हाँ, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, वहाँ हीट डिसिपेट होता है। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर आप U इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। यहाँ चूँकि सीरीज का है तो यहाँ CS लिख लेते हैं। ये आपको 1/2 है ना, Q स्क्वायर, Q तो दोनों के लिए सेम है, और CS 1/C1 प्लस 1/C2। इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो Q स्क्वायर बाय C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाय C2, मतलब यहाँ भी U1 प्लस U2। ओके, यानी जो एनर्जी स्टोर हुआ इंडिविजुअल दोनों ने जो स्टोर किया उसका सम आया। अगर यहाँ पैरेलल वाले केस में भी बात करें तब भी आपको एनर्जी स्टोर्ड के एक्सप्रेशन निकल जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, तो U इज इक्वल टू हम लिखेंगे हाफ C इंटू वी स्क्वायर। ऐसा रिलेशन में डिफरेंस क्यों, क्योंकि इसमें पैरामीटर V जो है कांस्टेंट है और सीरीज वाले में पैरामीटर Q कांस्टेंट था। तो इसके अनुसार यहाँ पर CP लिख दें तो हमारे पास 1/2 C1 प्लस C2 CP के जगह पर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 C1 वी स्क्वायर प्लस 1/2 C2 वी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर U1 प्लस U2। यानी यहाँ भी दोनों कंपोनेंट ने जितने एनर्जी स्टोर किए उसका सम टोटल एनर्जी होगा। ओके, अब रही बात इंडक्टर की। हाँ, इंडक्टर में भी थोड़ा सा देख लें हमारे पास क्या होता है। इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, जिसका एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू हाफ L इंटू आई स्क्वायर होता है। क्योंकि सीरीज में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर LS लिख दीजिए, यानी ये 1/2 L1 प्लस L2 इंटू आई स्क्वायर, जो कि सेपरेट करने पे आपको U1 प्लस U2 के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ भी जो मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर किया वो इंडिविजुअल में किया, उसका सम ही टोटल एनर्जी होगा। अब रही बात पैरेलल में। हाँ, पैरेलल में थोड़ा सा हमको वोल्टेज का रिलेशन जानना होगा। तो आपने V इज इक्वल टू यहाँ पर शायद लिखा होगा I इज इक्वल टू, है ना, जो भी VL फॉर इंडक्टर और बाय ओमेगा L कॉस ओमेगा T, ऐसा कुछ आता है अगर AC वाला डिस्कस करेंगे तो।
तो अगर ये पुट करें तो हमारे पास u का जो एक्सप्रेशन था हाफ एल आई स्क्वायर, वो हाफ है ना, इसके साथ 1/l, क्योंकि एक l कैंसिल होगा, और यहाँ पर भी l के साथ cos ओमेगा t जो भी एंगल है उसके साथ वेरिएशन आप दिखा सकते हैं, बाय ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो जाएगा तो नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर हम LP की बात करें तो हमारे पास 1/2 1/L1 प्लस 1/L2, और यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन VL बाय ओमेगा का होल स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर भी हमारे पास U1 प्लस U2 आया। सो इस कंपैरिजन के साथ पढ़ा जाए तो काफ़ी सहूलियत होगी आपको चीज़ों को एक साथ असेंबल करके देखने में, विजुलाइज करने में, और इससे होगा ये कि तीनों अगर हमको कभी एक साथ या अलग अलग मिल गए तो रिलेशंस हमारे दिमाग में बड़ी आसानी से फिट बैठेगा, स्टेबल रहेगा, और ये रिलेशन जो एक बार दिमाग में आ गया तो फिर आप जल्दी नहीं भूलेंगे। इसी उद्देश्य से समथिंग डिफरेंट